सो जाकिर हुसैन साहब के पास एक व्यक्ति जाता है कि साहब मुझे ना तबला सीखना है, आप मुझे तबला सिखाइए। जाकिर हुसैन साहब पूछते हैं कि पहले कहीं सीखा है तुमने? बोले हाँ साहब सीखा है, मैंने 1 साल पूरा सीखा है, प्रैक्टिस की है। अच्छा, आपसे भी कोई सवाल ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपने ये जो स्किल है ये कहीं सीखी है पहले? हम सब क्या कहेंगे? हाँ जी साहब सीखी है, बिल्कुल सीखी है, इंप्लीमेंट भी की है। तो व्यक्ति भी कहता है हाँ साहब मैंने 1 साल तबला सीखा है, अब मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और स्किल को अपग्रेडेशन करने के लिए। तो जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि आपको 6 महीने लगेंगे और 6 लाख रुपए लगेंगे फीस के तौर पे। मुझसे सीखना है तो 6 महीने लगेंगे और 6 लाख रुपए लगेंगे। व्यक्ति कहता है ओके। सो इसी बीच में एक और व्यक्ति वहां जाता है तो कहता है सेम सवाल जाकिर हुसैन साहब की, मैं आपसे तबला सीखना चाहता हूं। तो पूछते हैं कि पहले कहीं सीखा है क्या? वो कहते हैं नहीं सर पहले कहीं नहीं सीखा, मैंने फर्स्ट टाइम आ रहा हूं। तो हुसैन साहब कहते हैं आपको 1 महीना लगेगा और 1 लाख रुपए फीस लगेगी। पहले वाले को बोला कि 6 महीने लगेगा, 6 लाख रुपए फीस लगेगी। सेम व्यक्ति दूसरा एक आया, उसने भी सेम स्कोप ऑफ वर्क कहा कि मुझे भी सेम स्कोप ऑफ वर्क डिफाइन किया, मुझे सीखना है। तो उसको वो कह रहे हैं जी 1 लाख रुपया और 1 महीना। तो पहला व्यक्ति पूछता कि साहब ऐसा क्यों? मुझसे आपने कहा 6 लाख रुपए फीस और 6 महीने का समय, और इसको आप कह रहे हैं 1 लाख रुपए फीस और 1 महीने का समय। तो हुसैन साहब कहते हैं 5 महीने और 5 लाख रुपए आपको वो सब भुलाने के लिए जो आप पीछे से सीख कर आ रहे हो। फीस तो 1 महीना और 1 लाख रुपए ही है, 5 महीने आपको अनलर्न कराने के लिए चाहिए। तो ये सब हम जो कहते हैं ना एमबीए हम पढ़कर आते हैं सेल्स में, ज्यादातर लोग एमबीए मींस मुझे बहुत आता है। एमबीए की फुल फॉर्म है मुझे बहुत आता है। तो सबसे पहले जो भी हम ये मान के चलें कि वी आर स्किल्ड एनफ, हम सेल्स के लोग हैं, हमें बहुत सारी ट्रेनिंग मिली है, मैं ये मानूं मैं परचेज कार्ड में मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग मिली है, आई एम द बेस्ट, ये सब चीजें पहले हमें अनलर्न करनी है। तब आप ऐसी मीटिंग्स में आकर, ऐसी ट्रेनिंग्स में आकर कुछ लर्न करके जा सकते हो, वरना एमबीए तो सभी है यहाँ पे, मुझे बहुत आता है, राइट। तो यदि हम ये देखें कि चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा आपने, जिसने थ्योरी दी थी, उसका ये कहना है कि साहब इट इज नॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हु सर्वाइव, इट इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट हु सर्वाइव, ओनली हु इज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज ही ओनली सर्वाइव। आप ये कहो जी मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं तो भी आपका सर्वाइवल नहीं है। आप ये कहो कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, इंटेलिजेंट हूं, तब भी आपका सर्वाइवल नहीं है। यदि आप समय के अनुसार रिस्पॉन्स अपने आप को चेंज करने में सक्षम हो, परिवर्तित करने में सक्षम हो, डायनासोर का एग्जांपल देते हैं ना कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज ऑन द अर्थ, लेकिन समय के अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाया, ढाल नहीं पाया, तो खत्म हो गया। तो हम भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से या बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम कोई समझदार नहीं है, सर्वाइवल नहीं है। आज आप इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं साहब, इंडस्ट्री 4.0 आया कहां से? पहला रिवॉल्यूशन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा चल रहा है, पांचवा भी आएगा। ये सब क्या है? आप सभी ने अगर सुना हो, पढ़ा हो कभी, इंडस्ट्री 1.0 रिवॉल्यूशन आया था लेट 70s और अर्ली 18 में, जब स्टीम की पावर आई, जब वाटर पावर आया, लूम की मशीन्स बनी, स्टीम इंजन्स बने, तब पहला रिवॉल्यूशन डिक्लेयर हुआ था कि ये इंडस्ट्री का पहला रिवॉल्यूशन है, लेट 70s और अर्ली 18 सेंचुरी में। उसके बाद लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी तक सेकंड रिवॉल्यूशन चला, जब इलेक्ट्रिसिटी आई, जब मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट आया। रिवॉल्यूशन तब हुआ कि एक प्रोसेस चेंज हुआ, इंडस्ट्री में काम करने के तरीके को बदला गया। फिर 20th सेंचुरी में थर्ड रिवॉल्यूशन आया, जब कंप्यूटर आए, फिर से काम करने का पहला और दूसरा जो फेज था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, वो मैकेनिकल बेस था। अब हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आ रहे थे। 20th सेंचुरी में कंप्यूटर आए तो थर्ड रिवॉल्यूशन आया। फिर 21st सेंचुरी में जब IoT आया, रोबोटिक्स आया, AI आया, तो ये फोर्थ रिवॉल्यूशन हुआ। यदि हम समय के अनुसार स्वयं को, जो मैं वही बात आ रहा हूं, चार्ल्स डार्विन की स्टेटमेंट है, अपने आप को परिवर्तन करने के सक्षम नहीं है, तो सर्वाइवल नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, समय बदल रहा है, डिमांड बदल रही है, नीड बदल रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। हम वही पुराने पैटर्न पे काम करते रहे कि आई एम द बेस्ट, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो एज ए सेल्स पीपल आप सबके लिए भी मैं 5 एक सूत्र देता हूं, स्ट्रेटेजी देता हूं, जिसमें आप सबके आंसर आ जाएंगे जो अभी आपने मुझसे पूछे थे।
जो आपकी भी क्वेश्चन के अंदर था कि मैं एज ए बायर क्या देखता हूं, एज ए सेलर आपको क्या चीज चेंज करनी चाहिए या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए जो बायर और सेलर का एक इक्वेशन मैच करे, ऑर्डर विन विन में क्लोज। तो 5 स्ट्रेटेजी बताता हूं साहब आपको जो बड़ी आपके लिए फायदेमंद होंगी। भैया बाद में ले आना इसको, ये डिस्टर्ब होंगे लोग सभी, बाद में लाना। पहली स्ट्रेटेजी आपको सभी सेल्स में ये काम आने वाली, बड़े ध्यान से सुनना और समझ लेना कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, सेल्स की पिच को मैच्योर कर सकते हो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जानता है क्या? डज ही नो योर ब्रांड, योर प्रोडक्ट? सेकंड पिच आती है जानने के बाद क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मांगता भी है? मैं जानता तो हूं आपका एक ब्रांड अच्छा ब्रांड है, पर क्या मैं आपके प्रोडक्ट को मांगता हूं कभी? जानना और मांगना फर्क है। आप जानते हैं कि एक अच्छा ब्रांड है, लेकिन आप कभी कस्टमर दुकान पे जाके मांगते नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप अपना ब्रांड फिक्स कर देते हो कि मुझे इसी ब्रांड का अपनी ये पर्सनल यूज के लिए आइटम चाहिए, आप दूसरे को मांगते भी नहीं। मांगोगे तो एक सेल्स की पिच बनने की कोशिश होती है। आज मैं मान लूं कि आपके प्रोडक्ट का अच्छा ब्रांड है, लेकिन मैं कहता हूं मुझे चाहिए नहीं, जानता तो मैं हूं लेकिन मुझे चाहिए नहीं आपका प्रोडक्ट, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को मांगता भी है क्या? सेकेंड, अगर मांग लेता है तो थर्ड पिच आती है क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदता भी है? मैं जानता हूं आपका ब्रांड अच्छा है, मैं आपको आरएफक्यू भी भेज देता हूं, इंक्वायरी भेज देता हूं कोटेशन पर्पस के लिए, लेकिन मैं खरीदता नहीं हूं क्योंकि मुझे एक कंप्लायंस पूरी करनी है, मल्टीपल कॉस्ट कंपैरिजन बनाना है कोटेशन से इनवाइट करके, तो मैं मांग तो लेता हूं लेकिन कभी खरीदता नहीं। राइट? तो तीसरी स्ट्रेटेजी आती है कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदता भी है क्या? आप सभी अपनी जब सेल्स पिच करते हो ना, तो ये सारी स्ट्रेटेजी पे अपने परखा करो कि मेरी विजिबिलिटी प्रोडक्ट की कहां कहां पर है। मेरे को आरएफक्यू कितने लोगों से आते हैं? भाई आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छा व्यापार कर रही है, लगभग 300 करोड़ का बिजनेस इंडिया में करते हैं, बिलियंस डॉलर्स का वर्ल्ड वाइड करते हैं, लेकिन एज ए बायर यदि मैं जानता नहीं हूं तो इट मीन्स कहीं सेल्स में कमी है। जानने के बाद आपको हर प्रोडक्ट की आरएफक्यू नहीं आती, इट मीन्स रिलेशंस में कमी है। आप यहां से कोई पूछ रहे था कि शायद आप पूछ रहे थे कि रिलेशन कैसे बनाए बायर सेलर का, राइट? जान लिया, मांग लिया, उसके बाद अब खरीद लिया। खरीदने के बाद चौथी स्ट्रेटेजी आती है इस्तेमाल भी करता है क्या? बहुत बार अपने हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट के लिए बहुत चीजें खरीद लेते हो लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। राइट? मान लीजिए आपने एयर प्यूरिफायर खरीद लिया शौक में, या एयर फ्रायर खरीद लिया शौक में, लेकिन कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत सारी चीजें शौक में खरीद लेते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। पांचवी स्ट्रेटेजी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है वो आती है कि क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड भी करता है क्या? जान लिया, मान लिया, खरीद लिया, इस्तेमाल भी कर लिया, मैंने आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं किया जब तक, तब तक आपकी सेल्स कंप्लीट नहीं होती। क्योंकि मैं एज ए बायर बहुत बार जब भी सेलर मेरे पास आता है, मेरा पहला सवाल होता है उसके क्लाइंट लिस्ट क्या है, दूसरा सवाल होता है रिपीट ऑर्डर कितने % आते हैं। रिपीट ऑर्डर कब आएगा? जब आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहा हो। तो इन पांचों स्ट्रेटेजीज को आप अपनी सेल्स पिच में एज ए लीडर आप इनकी केपीआईज में डाल सकते हैं कि भाई बताओ ये पांचों स्ट्रेटेजी पे आपकी जो सेल्स की आपने जो भी प्लानिंग करी है खरा उतरती है कि नहीं उतरती है। तो आज मैं कह सकता हूं पिछले 2, 3 साल, 4 साल जब से भी हमारा रिलेशन बना है कि मैं आपके प्रोडक्ट को जानता भी हूं, मांगता भी हूं, खरीदता भी हूं, इस्तेमाल भी करता हूं और रिकमेंड भी करता हूं। ये मैं कह सकता हूं। जब तक नहीं जानता था तब तक मेरे मन में भी एक रेजिस्टेंस थी। जो आप सवाल पूछते हैं कैसे एक रिलेशन बने, रिलेशन तभी बनेगा जब आप कस्टमर तक पहुंच पाओगे, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर पाओगे। मैं कहता हूं आज आप 300 करोड़ की टर्नओवर करते, क्यों नहीं 3000 करोड़ की कर सकते? मार्केट का साइज क्या है? आप सभी मेरे से बेहतर जानते हो कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट का साइज क्या है, और उसमें से क्यों नहीं वो मेटेरियलाइज हो रही चीजें? क्योंकि आप कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहे। तो सेल्स की सक्सेस तभी होती है मेरे भाई जब जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, सेल्स की स्ट्रेटेजी बनाते हो, उस पर आप पूरा कर पाते हो।
वरना कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट जाती है। अब हम बात करें कि हम, जो आपका सवाल था कि सर्विस खरीद रहे हैं या पर्सन खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या पर्सन खरीद रहे हैं, मैं इसको पॉलिश्ड वे में रखता हूँ। बट पर्सन तो खरीद नहीं सकते ना, आप बायर को थोड़ी खरीद लोगे। थोड़ा सा मैं पॉलिश्ड वे में रखता हूँ आपके सवाल को, मतलब सवाल का इंटेंट सही था, जरूरी नहीं है कि बायर बिकता है, तो इंटेंट इसको मैं इस तरीके से रखता हूं। एज ए सेल्समैन जब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, आपका लक्ष्य होगा कि मैं अपने टारगेट को अचीव करूं, राइट। जब तक आप एज ए सेल्समैन काम कर रहे हो, आप अपनी ग्रीड के लिए काम कर रहे हो। ग्रीड क्या है? जो कंपनी ने आपको टारगेट्स दिए। तो सेल्समैन की तरह काम नहीं करना साथ। क्या काम करना है? फिर सेल्समैन की तरह नहीं करना, तो कंसल्टेंट की तरह काम करना है। कंसल्टेंट क्या काम करेगा? हेल्प टू मेक द डिसीजन। सेल्समैन क्या काम कर रहा है? अपना काम पूरा कर रहा है, अपनी ग्रीड के लिए काम कर रहा है, और कंसल्टेंट काम कर रहा है कस्टमर की नीड के लिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड नीड। जब तक आप पर्सनल ग्रीड को पूरा करने के लिए अपनी पिच करते रहोगे सेल्स की, सक्सेसफुल नहीं होगे। जिस दिन आप कस्टमर की नीड को समझ के फिर उसको सोल्यूशन देते हो एज ए कंसल्टेंट, फिर आप जिंदगी भर के लिए रिलेशन बना लेते हो। जो आपका सवाल था ना कि प्रोडक्ट खरीदना है या पर्सन खरीदना है, तो सब पर्सन की नीड जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन आप प्रोडक्ट भी बेच लोगे, सर्विस भी बेच लोगे, और जिंदगी भर का रिलेशन भी बना लोगे। One question I have. So what do I understand? Like what I understood from his question was, if you have two similar products, राइट, company A, company B, very similar product, maybe A is slightly better. You know it very well. राइट, But you connect more as a human being to the salesperson of B rather than the salesperson of A. राइट, Even though they will be having a cheaper or better product. राइट। So, question is that at the end, as a buyer, will you go with the A who is having a better product, or B who is having a better salesman? ओके, सो एज ए बायर मैं उस व्यक्ति के साथ जाऊंगा जिसके साथ मेरे रिलेशन भी अच्छे होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदना। प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो लाइफ टाइम का रिलेशन बन गया ना, उसकी सर्विस भी लेनी है आपको, रिस्पॉन्स। तो सर्विस मैं उससे ले पाऊंगा जिसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे होंगे। तो आप समझे कि एक QCDD-M फॉर्मूला होता है ना, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, डेवलपमेंट, एंड M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कॉस्ट कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, आपकी डिलीवरी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आपकी कंपनी की मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। बिकॉज मैनेजमेंट से डील करना है जब हम सर्विस ले रहे होंगे, जब हमारे कोई डिस्प्यूट आ जाएंगे। तो एज ए बायर हम उस मैनेजमेंट को पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कल को जब कोई इफ एंड बट्स आ गए तो मैनेजमेंट से क्या सपोर्ट मिलने वाली है। मैं आपके सवाल का जवाब दे Yes, पाया। I got it very clearly. कॉस्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्वालिटी, डिलीवरी, सर्विस सब कुछ अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन मैनेजमेंट उन सबसे ऊपर है। तो पर्सनल रिलेशन आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर काइंड ऑफ। कुछ पूछना चाह रहे थे? कई बार क्या होता है, दबाव में आके इवन वो इट विल इम्पैक्ट नेगेटिव वे फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। किसी को ना नहीं बोल सकते, मतलब दबाव में आके करना पड़ता है, मजबूरी। उसको उस सिचुएशन में कैसे deal थोड़ा और क्वेश्चन खोल के पूछो। समझ नहीं आया। दबाव कैसा सर? अभी देखिए किसी चीज में होता है कि आगे से कोई पूछ रहा है, मतलब हमारे दबाव में तुम कैसा कहना चाह रहे हो? आगे से कोई करने के लिए बोल रहा है ये चीज, कोई चीज Actual purchase एक्सप्लेन। unloading एक नहीं कर मिनट, दे कोई रहा। बात पूछना लो। I am unable to say no for that outrightly, but वो क्या ईगो पे ले जाते हैं, बायर, बायर अच्छा, ईगो पे ले जाता है, और that will damage for relationship उस कंडीशंस में, मतलब how to deal that kind of situation। मतलब इससे कहना था वो ऑर्डर डेस्परेशन में हमें लेना ही लेना है। अच्छा। और उसमें बायर 4 चीज और ऐड कर रहा है कि ये भी करो वो भी करो, तब तो हम कह नहीं पा रहे, और फिर बाद में उस चीज से डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। मतलब वो If you try to go lead time इतना दे दो। how he can act वारंटी पीरियड बढ़ाने के लिए ज्यादातर वायर बोलते हैं। या नो कैसे बोलना है, और नो कैसे बोलना है, Negative way में no कर सकते। बुरा भी ना लगे और नो भी हो जाए।
काम पे बन जाए। नो, आप उस कंडीशन में बोल सकते हो जब आपने मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट करके रखी हो या प्रोडक्ट की स्कैरसिटी क्रिएट करके रखी हो। जब कस्टमर को पता भी, अच्छा मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं साहब, नो बोलने के लिए ताकत चाहिए होती है। ये तरीका है आप किस तरीके से अपनी बात को रखते हो। ना भी कह सकते हो लेकिन कस्टमर का दिल फिर भी जीत सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के द्वारा। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है ना कहते वक्त, आप कस्टमर की पॉइंट ऑफ व्यू को कितना समझ रहे हो ना कहते वक्त, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसने अपनी हर ना के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन को जोड़ा, कोरिलेट किया। स्ट्रेट अवे ना बोलोगे जिन्हें मैं वारंटी भी नहीं दूंगा, मैं सर्विस दूंगा, जा भैया दूसरे बतेरे देने वाले बैठे। लेकिन उसने हर ना को हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ते हुए जब ना कहा तो हमें लगा इसको हमारी बात समझ में आ रही है, ये हमारे लिए सही हो Practically कुछ facts जो है उसको जोड़ते हुए उसको Right, उस right. दिशा में ले जाना चाहिए। जी हाँ। Solution को। हाँ, आप कस्टमर की नीड को भी समझ रहे हो, उसको जता भी रहे हो कि बेस मेरे को तेरी बात समझ में तो आ रही है, पर मैं मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस तब दूंगा जब आपकी ये वाली नीड या ये वाली रिक्वायरमेंट मेरी समझ में आ जाएगी तब। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि आप हमारी मशीन ले लीजिए, फ्री में ले लीजिए, कॉस्ट मत दीजिए, जिस दिन आपकी तसल्ली हो जाए उस दिन पैसे दे देना। बेच भी जाते हैं कई बार, हम ट्रायल में रख भी लेते हैं। समझ में आती है तो रिपीट ऑर्डर जाता है, नहीं आती तो नहीं जाता, दोनों कंडीशंस हो जाती हैं। लेकिन सेल्स पिच एक बार तो वो कर ही जाता है, एक बार तो अपनी क्लाइंट लिस्ट में नाम ले लेता है ना कि हाँ भाई ये भी मेरा क्लाइंट है। उस रेफरेंस का बहुत जगह फायदा हो जाता है। तो एटलीस्ट एक परचेज ऑर्डर आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए, उसकी ब्रांड आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए, वहां तक तो जरूर कोशिश करो ताकि मार्केट में वो क्रेडिबिलिटी आप कैश कर पाओ। क्या किसी कस्टमर को ना बोलना गलत बात है? नहीं, कोई गलत नहीं। मैं तो एग्जांपल दिया ना, हर चीज में तो ना बोला उसने, लेकिन कस्टमर की नीड के साथ जोड़ के बोला। तो आपके एक्सपीरियंस में फिर सेल्स वाले क्यों प्रेशर में आ जाते हैं? सेल्स वाले प्रेशर में इसलिए आते हैं क्योंकि वो अपने टारगेट पे काम कर रहे होते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम नहीं कर रहे होते। जो हमने बात रखी अभी, वो अपनी ग्रेड के लिए काम कर रहा है कि मुझे अपनी सेल्स पिच करनी है। जिस दिन वो एज ए कंसल्टेंट काम करेगा फिर वो प्रेशर में नहीं आएगा। तो मतलब वो कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट को किसी तरह मैं बेच दो, शव इट डाउन हिज थ्रोट। प्रोडक्ट को बेच दो, सर्विस वाला बाद में देखता रहेगा, स्पेयर्स वाला बाद में देखता रहेगा। वो मेरी लायबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं तो अपना टारगेट मुझे टारगेट। अभी हमारी कंपनी में पिछले 2 साल पहले चेयरमैन ने कहा जी आपको किसी सेल्स वाले को कोई टारगेट नहीं है। अच्छा कोई टारगेट नहीं है। सब हैरान हो गए। सेल्स मीट बुलाई हुई है, चेयरमैन कह रहे हैं जितने भी टारगेट आपने लिए सब नल एंड वॉइड है। मैं एक नया स्लोगन दे रहा हूं आपको उसके हिसाब से काम करना है। क्या स्लोगन है जी? खेलो जी जान से। ये उन्होंने एक नया स्लोगन दे दिया, KHJJS, खेलो जी जान से। इट मीन्स मतलब आप कहीं पे भी हमारी कंपनी का इंटरनल आप देखोगे तो KHJJS बड़ा सेल्स मीट में हम लोग ब्रांडिंग करते हैं, उसकी खुल के ब्रांडिंग करते हैं कि हमने किसी भी सेल्स वाले को कोई टारगेट नहीं दिया। हर व्यक्ति को अपनी जी जान से लगा के अपने लिए नंबर डिसाइड करना है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। चेयरमैन कहते हैं मैंने आपको टारगेट दे दिया, मान लीजिए 2 करोड़ का, आपके अंदर पोटेंशियल था 4 करोड़ का, 3 करोड़ का, आपने कहा यार आई एम कंफर्टेबल, मैं तो मेरे पास तो 4 करोड़ की क्षमता है और मुझे 2 का टारगेट मिला तो कंफर्टेबल हूं, 2 करोड़ पूरा कर दूंगा साल भर में। कर सकते थे 6 महीने में। या किसी के पास 2 करोड़ की क्षमता नहीं है, उसको टारगेट दे दिया, वो सारा साल प्रेशर में ही रह गया। तो एक आदमी एंजॉय कर रहा है, एक आदमी प्रेशर में रह रहा है, तो दोनों बैलेंस नहीं हो रहे। तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार, अपने एरिया के अनुसार टारगेट ले। कंपनी का गोल क्या हो तो उनको पता ही है। जब सबने अपनी क्षमता के अनुसार टारगेट ले लिया और यदि अचीव नहीं हो रहा कंपनी का गोल, तो उसके साथ लिंक तो करना ही है ना सबको। वो दोबारा बातचीत होगी, दोबारा डिस्कशंस होगी, लेकिन प्रेशर में नहीं दिया किसी को। अच्छा, एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ? जब हर व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी स्वेच्छा के अनुसार टारगेट लिए थे, उसका पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जान लगा, ओनरशिप आ गई। अब ये टॉप ड्रिवन टारगेट नहीं है, सेल्फ ड्रिवन है। सेल्फ ड्रिवन जब हो जाएगा टारगेट तो आदमी पूरी जान लगाएगा। तो इसलिए कहा खेलो जी जान से। तो वो जी जान लगा देगा अपनी सेल्फ ड्रिवन टारगेट को पूरा करने के लिए। सक्सेसफुल है क्योंकि कंपनी का गोल क्या है तो उन्होंने डिसाइड कर लिया। आपको अपनी क्षमता यहां तक लानी ही लानी है, तो फोर्सफुल नहीं रहा, सेल्फ ड्रिवन हो रहा है। पहुंचना तो यहाँ है, दोनों कंडीशंस में यहाँ पहुंचना है। भाई आज कंपनी ने टारगेट लिया कि हमें 50,000 करोड़ में पहुंचना है, तो पहुंचना है। सेल्फ ड्रिवन ले आओ 50,000 करोड़, आना तो यहाँ लाइक दिस। सर मेरा एक इसमें ये है, आप एज ए कंसल्टेंट काम करने के लिए जी। मान के चलिए मैंने आपको सॉल्यूशन दिया
कि भाई सर आप इसमें कर रहे हो बॉडी लोडिंग, हमारे पास में डॉक लेवलर है और इससे करोगे तो फास्ट कंसल्टेंट को आपको कंसेप्ट दिया, आपने कंसेप्ट तो लिया लेकिन आपने कोटेशन लेना चालू कर दी और ऐसा वाला सबसे ज्यादा आ गया H1 में। तुम्हारा सब तो ठीक था लेकिन हमने कंसेप्ट भी सही था, सब कुछ था, लेकिन हम लोग L1 को ही ऑर्डर दे दिया। राइट। तो ये तो हमारे लिए मतलब हमारे लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कंसल्टेंट होने के बावजूद भी अगर उसको विन करना है तो सेल्स Try ahead, go ahead. Yes, we have to try once more forecast. I don't know, sorry. नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि परसिस्टेंट होना चाहिए। आप ये माने कि सारी दुनिया की डील तो आप नहीं उठा सकते, L1 हो, H1 हो, L2 हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं तो लूज करोगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो भी बेचने के लिए बैठे। तो हर डील जो मैच्योर नहीं हो रही वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो गई या आप अपने आप को डिप्रेस फील करो या अपने आप को कमतर किसी तरीके से आपको, तो जरूरी नहीं है कि हर डील आप ही के झोली में आ जाए। बहुत बार L1 को ऑर्डर भी दिया जाता है, बहुत बार H1 को भी ऑर्डर दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन सर्विस कहां से मिलने वाली है, आपके प्रोडक्ट की टेक्निकल रिकमेंडेशन कितनी बेहतर है इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितने कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो, आपकी मैनेजमेंट रिलेशन कितने बेहतर है, ये सब चीजें QC DDM जो मैंने बात कही, तो इन सारी कसौटियों पे यदि आपका प्रोडक्ट परखा जाता है और परखने के बाद पूरा पाया जाता है तभी आपको ऑर्डर मिलता है। तो आप वो एनालाइज करो कि सिर्फ कॉस्ट नहीं कि L1 था में ऑर्डर नहीं मिला, क्वालिटी में, सर्विस में, डिलीवरी में, मैनेजमेंट में कहीं तो कुछ पिलर में कम रहा होगा तभी ऑर्डर नहीं मिला। तो इन सभी मानकों के ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा, इन सभी मापदंडों के ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा, तब आप उस ऑर्डर को मैच्योर कर सकते हैं। प्राइस और वैल्यू ये दोनों को किस तरह से हम साथ में लेकर चलते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस इसको दे दिया बट मेरे को वैल्यू नहीं मिली जी। तो वो किस तरह से हम इसको कोरिलेट कर पाए तो साथ में लेकर चलते? सवाल बहुत अच्छा है। जब तक प्राइस पे काम करोगे तब तक वही सेल्समैन वाली बात आ जाएगी। जब आप कस्टमर को उसकी वैल्यू गिनवा सकते हो, वो क्लैरिटी आपके पास है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट आपके लिए सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, वैल्यू तो हर चीज में भी देखो, आप अपने लिए भी शॉपिंग करते हो, जब तक आपको प्रोडक्ट की वैल्यू समझ नहीं आती आप खरीदते नहीं हो। जिस दिन आपको वैल्यू समझ में आती है फिर आप मोल भाव नहीं करते। तो कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जिस दिन वैल्यू आप कन्विंस करा सकते हो फिर वो मोल भाव नहीं करते। बहुत बार आप देखते हो आपको रिपीट ऑर्डर सिंगल सोर्स पे भी मिल जाता है। मैं आपके सवाल का जवाब देने में एक बात ये भी ऐड करूं आपने कहा अभी सेल्समैन बायर समय नहीं दे रहा, बहुत बार बात कर ली समय नहीं दे रहा। जब बायर को सेल्स पिच नहीं मिल रही ना तो सेलर को, तो बहुत बार सेलर गलती क्या करता है, एथिक्स पे कंप्रोमाइज करने लग जाता है। उसको कुछ ना कुछ ऐसा अनएथिकल वे में ऑफर करने लग जाता है कि भाई अमूमन हमने देखा है कि सेलर की इंटेंशन ये बन जाती है जब बायर उसको समय नहीं दे रहा, यार इसका ना सेटिंग है, ये चाहता है कुछ, और वहीं वो गलती करता है सेलर, उसको ऑफर कर जाता है। आज इंडस्ट्री में ना एथिक्स के ऊपर, इंटीग्रिटी के ऊपर, कंप्लायंस के ऊपर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में 100% फोकस है और 0 टॉलरेंस पॉलिसी अभी है। वहां एज ए सेलर आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि आप अपने आप को एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप भी कोई छोटी कंपनी नहीं हो। सामने वाला भी एक ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर भी 0 टॉलरेंस हुई दोनों कंपनियों के लिए तारे लग जाते हैं, सेलर के लिए बायर के लिए। तो एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सेल्स पिच को कभी मैच्योर मत करो। यदि आपको लग रहा है कि बायर, बहुत बार बायर के हाथ में डिसीजन नहीं होता, टेक्निकल रिकमेंडेशन नहीं आ रही होती, आप इररिस्पेक्टिव ऑफ L1 हो, कितने ही बड़े प्राइस डिफरेंस से L1 हो, यदि टेक्निकल यूजर जो है आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर रहा तो ऑर्डर नहीं मैच्योर होगा। तो अगेन आपको ये भी देखना है, जो मैंने QC DDM बार बार बात करता हूँ, कि कौन सी क्राइटेरिया में आप लैग कर रहे हो। आप क्वालिटी का क्राइटेरिया नहीं पास कर रहे इसलिए आपकी टेक्निकल रिकमेंडेशन नहीं आ रही, या आप टेक्निकल यूजर को जानते ही नहीं हो, वो आपको जानता ही नहीं है। सिर्फ कमर्शियली L1 होने से ऑर्डर कभी भी नहीं मिलता। आप समझो बात, आपके प्रोडक्ट को टेक्निकल यूजर जानता तो हो तब तो वो रिकमेंड करेगा। भाई टेक्नो कमर्शियल दोनों का अपना अपना वेटेज है।
दूसरा, आपके प्रोडक्ट में उतनी जान होनी चाहिए। मान लीजिए आपने टाटा और फोर्ड की डील की स्टोरी सुनी है कभी? बाकी ने नहीं सुनी। इंडिका लॉन्च हुई थी 97-98 के आसपास, है ना, 98 में लॉन्च हुई, गाड़ी फ्लॉप हो गई थी। आप सबको अगर उस जनरेशन के हो तो पता होगा। टाटा ने डीजल कार, इंडिजीनियस कार पहली बनाई थी हिंदुस्तान में, अदरवाइज सब मल्टीनेशनल कारें आती थी। कार नहीं चली, बोर्ड की मीटिंग हुई, बोर्ड ने कहा जी हमारा काम ट्रक बनाना है, हम कार नहीं बना सकते, तो इस कार सेगमेंट को बेच देते हैं, कार प्लांट को बेच देते हैं। 1999 में फोर्ड की मीटिंग हुई रतन टाटा जी के साथ, बिल फोर्ड जो फोर्ड के मालिक है। बिल फोर्ड और रतन टाटा की मीटिंग हुई, किस लिए? उस कार प्लांट को बेचने के लिए। और जब आप नेगोशिएशन कर रहे हो तो आप क्या करते हो? हम भी ये काम करते हैं ना, जी आपका प्रोडक्ट में दम क्या है, ऐसे ही बोलता कोई भी बायर। आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, आपकी मार्केट विजिबिलिटी नहीं है, शेयर ऑफ बिजनेस नहीं है, तमाम तरीके के वो पैटर्न्स अपनाते हैं जिससे आपका थोड़ा सा डाउन हो जाओ, आप मुझे सस्ती डील दे जाओ। तो बिल फोर्ड ने भी यही काम किया। रतन टाटा को बोला, अरे साहब कार बनानी नहीं आती थी तो इस बिजनेस में क्यों उतरे? क्या जरूरत पड़ी थी आपको, खाम कार बना दी तुमने अपने ब्रांड के खराब। तो वो बात उसके दिल पे लग गई। रतन टाटा बोला मुझे डील नहीं करनी, मुझे बेचनी नहीं। वापिस आए, बोर्ड को बुलाया और बोला भैया ये हिंदुस्तानी पहली कार बनी है, तो इसको सक्सेसफुल करने के लिए जो कोशिश करनी है करो, पूरी जी जान लगा दो। कंपनी का रिवैम्प हुआ, हर जितने भी मुद्दे पे, जितने भी एक्सपेक्ट पे, जितनी भी इंप्रूवमेंट करनी थी करी, और फिर कारें बाद में चलने लगी। टाटा की हिस्ट्री आज आप देख ही रहे हो। वो बात चलते चलते 99 से आई लगभग 2008 के आसपास। 2008 में दोबारा से बिल फोर्ड और रतन टाटा की एक मीटिंग हुई, किस लिए? कौन बताएगा? JLR की डील के लिए। अब वही बिल फोर्ड जो उस समय रतन टाटा को बोलता था कि भाई साहब जब कार बनानी नहीं आती थी तो धंधे में क्यों उतरे, 2008 में वो कहता है कि साहब आप हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो, हमारा JLR का ये बिजनेस खरीद कर, जगुआर और लैंड रोवर। तो आपको अपने प्रोडक्ट पे काम करने की जरूरत है, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। यदि उसने कहा कि जी आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट में दम लाना आपकी जिम्मेवारी बनती है। उस लेवल पे जब आप आ जाओगे तो फिर आपके प्रोडक्ट को कोई ना नहीं कह सकता, और ना कह रहा है तो हर डील तो आपकी झोली में नहीं आएगी। कंपटीटर भी माल बेचने के लिए बैठा है। ये सब Competition is very important actually. If you don't have competition, the market will not grow. देखो आप एग्जांपल लो कंपटीशन को स्टडी करने का। पेप्सी और कोका कोला सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। आप स्टडी करो, मार्केट को, रिसर्च को स्टडी करो। पेप्सी की जो एडवर्टाइजमेंट को बड़े ध्यान से देखा करो साहब। आपकी एडवर्टाइजमेंट आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को बयां करती है। पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट कैसी होती है? नहीं मतलब किस थोड़ा सा sustainable और they do just not sell the drinks, they sell the experience and how it is थोड़ा यूथफुल रहती है। यूथफुल रहती है। पेप्सी ने अपने कस्टमर को यूथ के ऊपर फोकस कर रखा है। कोका कोला की एड कैसी होती है? एंजॉय फैमिली फैमिली। आप एडवर्टाइजमेंट को स्टडी करो, दोनों एक ही बिजनेस में कैसे वो अपने अपने सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं। पेप्सी यूथ को फोकस कर रहा है, उसकी सारी एड एडवर्टाइजमेंट यूथ के ऊपर है। कोका कोला की सारी एडवर्टाइजमेंट फैमिली के ऊपर है, फंक्शंस के ऊपर है, सेलिब्रेशंस के ऊपर है। शादी में कोका कोला चला लो और यूथ को पीनी है तो पेप्सी पी लो। दोनों ने अपने आप भी होता है। स्टेटमेंट भी होता है। ठंडा पूछते हैं, ठंडा मतलब कोका कोला क्या बोलते? तो दोनों ने अपने अपनी सेगमेंट ही बदल दिए, टोटली सेगमेंट बदल दिए। भले प्रोडक्ट सेम है, उन्होंने कहा जी हमारा आपस में कोई कंपटीशन ही नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है? एक ने अपना कस्टमर सेगमेंट दूसरा ले लिया, एक ने दूसरा ले लिया। तो सेम वे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है? दिस इज इंपॉर्टेंट। आप अपने आप को किस वर्ग के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। कोका कोला की वो है ना जी, जब कोका कोला की एग्जांपल है कि जब उसकी सेल्स डाउन हो रही थी और मार्केट में उसका सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था, तो उसका CEO आया नया, तो उन्होंने स्टडी किया, सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। तो उसने कहा भाई हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है पेप्सी से या दूसरे ब्रांड से, जिसपे तुम दिमाग लगा रहे हो वो हमारा कंपटीटर है ही नहीं। बोला फिर कंपटीटर क्या है? बोले सबसे ज्यादा लिक्विड क्या पिया जाता है? पानी। बोला पानी कंपटीटर है, पेप्सी कंपटीटर है ही नहीं। लोगों को समझ ही नहीं है। आम आदमी कितना पानी पीता है दिन में जी? 3 लीटर 4 या कितना भी ड्रिंक मतलब लिक्विड पीता है, पानी हो, दूध हो, चाय हो, कैंपा हो, पेप्सी हो, जो भी हो, कितना भी ड्रिंक आप इंटेक करते हो,
वो सारा ड्रिंक आपका कंपटीटर है, पेप्सी या कोई और प्रोडक्ट आपका कंपटीटर नहीं है। तब उन्होंने स्ट्रेटेजी बदली और ये फाउंटेन जो मशीन्स आई थी तब उसका कंसेप्ट आया कि जब भी आदमी को प्यास लगे आपका प्रोडक्ट सामने नजर आना चाहिए, वो पानी ना ढूंढे, वो दूध या छाछ या जो भी कुछ पीता है या जूस पीता है वो ना ढूंढे, सामने फाउंटेन मशीन लगी हो वो जाके आपका प्रोडक्ट ले ले, ये आपका कंपटीटर है। तो जिस दिन उसने ये सोच दी उस दिन से सेल वापस आ गई। तो कंपटीटर आपका कंपनी नहीं है, दूसरा कंपनी कंपटीटर नहीं है, कस्टमर की नीड क्या है वो कंपटीटर है, उसको समझो। उन्होंने नीड को समझा, भाई पानी पीना तो पेप्सी पिलाना आदमी को, और आदमी करता भी यही है। आज प्यास लगती है तो मार्केट में जा रहा तो पानी की बोतल कम, अब तो चलो हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए, ये तो पहले- 10 साल पहले की बात करो तो आदमी पानी का खरीद के पीना, पेप्सी पी लेते हैं, कोक पी लेते हैं, यही करता था। हाँ सेम रेंज है। उल्टा बाहर के मुल्कों में जाओ तो ये सस्ती मिल जाती है, पानी महंगा मिल जाता। तो अपने कंपटीटर को पहचानो, अपनी सेल्स की स्ट्रेटजीज पे काम करोगे तो आपको जरूर पिच मिलेगी।